हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चैनल का इंट्रो देना चाहूँगा। 11th क्लास और 12th क्लास के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर देखने को मिलेंगे। साथ ही जीके के जो ट्रिक होते हैं जनरल नॉलेज के, बहुत ही शानदार ट्रिक शॉर्ट्स वीडियो में देखने को मिल जाएंगे आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इसी प्रकार से ये जो वीडियोस है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार से करके आया करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक सही वे में आप टॉपिक को समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो देखिए, चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो इससे पहले हमें ये जानना होगा कि दो ध्रुवीयता का प्रारंभ कैसे हुआ, यानी कि ये दो ध्रुवीयता का आरंभ किस प्रकार से हुआ था, उसके बैकग्राउंड को हम देखेंगे। तो इस वीडियो में एक बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के क्या कारण थे, दो ध्रुवीय विश्व का किस प्रकार से आरंभ होता है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो जुलाई 1914 से लेके नवंबर 1918 के बीच में लड़ा जाता है, ठीक है। और इसमें मित्र राष्ट्रों की जीत होती है। और जो केंद्रीय शक्ति है, यानी कि सेंट्रल पावर जो थी जिसमें जर्मनी शामिल था, उसकी हार होती है। तो अलाइड पावर जीत जाती है और सेंट्रल पावर हारती है, यानी कि जर्मनी, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जून 1919 में वर्साई की संधि की जाती है। और इस वर्साई की संधि में बहुत सारे नियम, प्रतिबंध जर्मनी के ऊपर लगाए जाते हैं। और अल्टीमेटली कह सकते हैं विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है वर्साई की संधि के द्वारा, ठीक है। और ये संधि किस पे थोपी जाती है, तो जर्मनी के ऊपर। किसके द्वारा? मित्र राष्ट्रों के द्वारा, ठीक है। लीग ऑफ नेशन नामक संस्था, यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो विश्व में शांति को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ना होने देना, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है लीग ऑफ नेशन का। इसका जो संस्थापक है वो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को माना जाता है, ठीक है। परंतु ये जो राष्ट्र संघ है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल होता है, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाता है, ठीक है। तो राष्ट्र संघ अपने लक्ष्य में असफल हो जाता है। अब बहुत सारे कारण थे, उसमें सबसे पहला जो है वो जर्मनी है। जर्मनी के द्वारा एक के बाद एक क्षेत्रों पर आक्रमण करते हुए और अनेक क्षेत्रों को कब्जे में वो लेता चला जाता है, परंतु ये लीग ऑफ नेशन कुछ भी नहीं कर पाता है। और भी कारण थे कि जैसे कि अमेरिका ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की, लेकिन अमेरिका ही इसका मेंबर नहीं बन पाया। इसी प्रकार बहुत सारे देश लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं हुए। तो एक प्रकार से एक अर्थहीन संस्था थी, यानी कि इसका कोई औचित्य नहीं था। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जर्मनी के द्वारा सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है। और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर पोलैंड को जर्मनी कब्जे में कर लेता है। और वहीं से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध। अब इसमें 70 से अधिक देश शामिल होते हैं, यानी कि 70 से अधिक देश लड़ रहे होते हैं और दो ग्रुप लड़ रहे होते हैं। पहले ग्रुप का नाम होता है मित्र राष्ट्र, जिसे अलाइड पावर कहते हैं। दूसरे जो ग्रुप है उसको कहते हैं धुरी राष्ट्र, जिसे हम एक्सिस पावर कहते हैं। तो मित्र राष्ट्र में यूएसए यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे देश मित्र राष्ट्र में शामिल होते हैं। इसी प्रकार धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश शामिल होते हैं। इस वाले में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों की ही जीत होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी मित्र राष्ट्र जीतते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी मित्र राष्ट्र की जीत होती है, यानी अलाइड पावर जीतते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त होता है वो मुख्यतः यूएसए के द्वारा जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए जाते हैं। और उसके बाद ये अल्टीमेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो जर्मनी का जो चांसलर था हिटलर, वो खुद को सुसाइड कर लेता है, यानी शूट कर लेता है। और जो इटली का शासक होता है बेनिटो मुसोलिनी, वो उसकी जनता उसे सत्ता से हटा देती है। तो इस प्रकार से जर्मनी और इटली के जो नेता होते हैं वो
हट जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं, तो जो जापान बचता है उस पे 2 परमाणु बम गिराए जाते हैं और इस प्रकार से जापान भी सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। तो वो जो 2 शहर था, वो पहला है हिरोशिमा, दूसरा है नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को 15 किलो टन वाले परमाणु बम गिराए जाते हैं, जिसे लिटिल बॉय कहा जाता है, ठीक है, कोड नेम दिया गया था। और दूसरा है नागासाकी, इस पे 9 अगस्त 1945 को ये 21 किलो टन का परमाणु बम गिराया गया, जिसे फैट मैन का नाम दिया गया। तो इस प्रकार से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है और मित्र राष्ट्र यहाँ पर जीत जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये युद्ध समाप्त होने के बाद यूएनओ नामक संस्था का गठन किया जाता है। यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में 51 देशों के द्वारा की जाती है और वर्तमान समय में 193 देश शामिल है संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है जी। अब देखिए, यूरोपीय देशों की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, क्योंकि 70 से अधिक देश लड़ रहे होते हैं और उसमें जो यूरोप की महाशक्तियाँ थी, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सभी युद्ध में शामिल थे और यही आपस में लड़ रहे थे, है ना, अलाइड पावर और एक्सिस पावर के थ्रू। तो कहीं ना कहीं इनका आर्थिक नुकसान हुआ और सैनिक नुकसान हुआ, तो ये आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से बहुत ही कमज़ोर हो गए। तो इस प्रकार से यूएसए को और यूएसएसआर को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है और विश्व की 2 महाशक्तियाँ बन करके ये उभरते हैं विश्व स्तर पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 महाशक्तियों का जन्म होता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है जी। तो अब देखते हैं 1945 के बाद विश्व स्तर पर किस प्रकार की परिस्थितियाँ बनती है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, यानी कि पहली महाशक्ति और दूसरी महाशक्ति। यहीं से ये 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ शुरू हो जाएगा और यहीं से शीत युद्ध का दौर यानी कोल्ड वॉर एरा भी शुरू हो जाएगा इन दोनों के बीच में, और ये एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे, यूएसए और यूएसएसआर, यानी कि दोनों में दुश्मनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। 1945 से जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद से शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर एरा, एक ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध की संभावनाएं होती है, युद्ध होने की पूरे चांसेस रहते हैं, परंतु वो युद्ध टल जाता है, ठीक है। तो इस तरह का एक युद्ध होता है। शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों आपस में डायरेक्टली युद्ध नहीं लड़ते, परंतु इसके एवज में जो इसके साथी जो देश होते हैं छोटे छोटे, वो आपस में ज़रूर लड़ते हैं, पर इन दोनों के बीच में शीत युद्ध शुरू हो जाता है। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर एरा, और ये 1945 से लेकर के 1991 तक चलता है शीत युद्ध, जब तक कि सोवियत संघ समाप्त नहीं हो जाता। तो 2 महाशक्तियों के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होना, युद्ध की पूरी संभावना होना, परंतु वास्तव में युद्ध ना होना ही शीत युद्ध कहलाता है, ठीक है। एक बहुत ही फेमस विचारक हुए हैं फ्लेमिंग, उनके अनुसार शीत युद्ध युद्ध स्थल पर न लड़ करके मानव के मस्तिष्क में होता है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। शीत युद्ध के बहुत सारे कारण बताए जा सकते हैं। तो पहला कारण है वैचारिक मतभेद। तो इसमें सोवियत संघ की विचारधारा अलग थी और अमेरिका की विचारधारा अलग थी। अमेरिका की विचारधारा उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी और समाजवाद पर आधारित थी। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों डिफरेंस थे, ठीक है, और ये दोनों अपनी ही विचारधाराओं को पूरे विश्व में स्थापित करना चाहते थे। तो शीत युद्ध और ज़्यादा बढ़ता है। दूसरा है महाशक्ति बनने की होड़। तो दोनों के दोनों महाशक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक कह सकते हैं दबदबा बनाना चाहती थी, और साथ ही साथ ये पूरे विश्व को कंट्रोल करना चाहती थी। तो इसके लिए ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों का निर्माण करने पर बल देने लगे, जैसे कि परमाणु हथियार, टैंक, या फिर अंतरिक्ष उद्योग में जैसे अपने सैटेलाइट भेजना। इस तरह के जो कंपटीशन है इनके बीच में शुरू हो जाता है, और इससे भी शीत युद्ध को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, यानी कि ये शीत युद्ध का कारण माना जाता है, ठीक है। उसके बाद पिछलग्गू देशों पर खर्च। तो दोनों ही महाशक्तियाँ अमेरिका भी और सोवियत संघ भी अपने पिछलग्गू देशों पर ज़्यादा खर्च कर रही थी।
जैसे कि आर्थिक सहायता देना अपने पिछलग्गू देशों को, तो इससे भी शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। ठीक है, सैनिक गठबंधन एक और कारण मानते हैं, जैसे कि नाटो नाम का जो संगठन है वो अमेरिका के नेतृत्व में बनाई जाती है, यानी पश्चिमी देश और अमेरिका उसका अगुवाई करता है। 4 अप्रैल 1949 में ये संगठन बनाए जाते हैं 12 देशों के द्वारा मिलकर के। तो इसी के जवाब में फिर सोवियत संघ भी वार्सा पैक्ट नाम से कुल 8 देशों द्वारा स्वयं सोवियत संघ मिला करके ये वार्सा पैक्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी एक प्रकार से शीत युद्ध को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार इम्पोर्टेंट है बर्लिन की दीवार, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शीत युद्ध को बढ़ावा देने में या शीत युद्ध के कारण में। तो 1961 में बर्लिन में एक दीवार खड़ी की जाती है जो कि 150 किलोमीटर से भी अधिक लंबी होती है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और बर्लिन में यह 1961 में दीवार खड़ी की जाती है जो कि 150 किलोमीटर से भी अधिक लंबी होती है और ये 28 वर्षों तक खड़ी रहती है और इस प्रकार से बर्लिन को 2 भागों में बांट देती है, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। तो पश्चिमी बर्लिन का जो नेतृत्व है वो अमेरिका करता है और सोवियत संघ पूर्वी बर्लिन का नेतृत्व करता है। तो यहाँ से 2 ध्रुवीय विश्व स्पष्ट रूप से बट जाती है, यानी कि दुनिया कह सकते हैं 2 ध्रुवों में बटना शुरू हो जाता है। एक तो ये सैन्य गठबंधन से जो जहाँ से नाटो और वार्सा पैक्ट सब बनने लगते हैं, फिर बर्लिन से ये पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं 2 ध्रुवीय विश्व एक प्रकार से बनना शुरू हो जाती है और जो दुनिया है वो 2 पोलर सिस्टम में तब्दील हो जाती है, यानी कि 2 ध्रुव में बट जाती है। एक ध्रुव अमेरिका, दूसरा है सोवियत संघ। अमेरिका के साथी देश जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो सब कहलाते हैं पहली दुनिया, जबकि पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ के जो देश हैं वो कहलाती हैं दूसरी दुनिया और उसे पूर्वी गठबंधन कहते हैं और अमेरिका के साथी देशों को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सब 2 ध्रुवीय विश्व के निर्माण में कारण बनती है। ठीक है, तो इसमें हमने जाना कि 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ किस प्रकार से होता है और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो ये शीत युद्ध के कारण थे, ये कंप्लीट होता है। अब देखते हैं 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे होता है, यानी कि विश्व में जो 2 पोलर सिस्टम है वो कैसे बनता है। 1 पोलर सिस्टम, 2 पोलर सिस्टम और मल्टीपोलर सिस्टम जो होते हैं, यानी कि 1 ध्रुव, 2 ध्रुव और बहुध्रुव। तो इसमें एक ध्रुव में एक महाशक्ति होती है जैसे कि अमेरिका, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतर वो निर्णय लेता रहा है। ठीक है, और 2 पोलर सिस्टम में विश्व में 2 ध्रुव होते हैं जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ। वहीं बहुध्रुवीय विश्व यानी मल्टीपोलर सिस्टम में अनेक कह सकते हैं महाशक्तियाँ होती है, जैसे कि वर्तमान में देखें तो चाइना है दुनिया की दूसरी महाशक्ति, फिर इसी प्रकार आसियान संगठन है, यूरोपीय संघ है। 2 ध्रुवीय विश्व कैसे शुरू होती है उस समय में आफ्टर 1945। ठीक, तो दोनों जो महाशक्तियाँ थी सोवियत संघ और अमेरिका, वो विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाना चाहती थी, यानी कि दोनों के दोनों जो महाशक्तियाँ थी विश्व स्तर पर बहुत सारे देशों में अपने विचारधाराओं को स्थापित करना चाहती थी, यानी कि अपने मॉडल के हिसाब से दुनिया को वो चलाना चाहते थे। तो इसलिए यहाँ पर 2 ध्रुवीय विश्व आरंभ होना शुरू हो जाता है और ऐसे में किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी छोटे देशों के लिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन होता है, एक ही विकल्प होता है, या तो वो यूएसए में शामिल हो जाए या फिर यूएसएसआर में शामिल हो जाए। चूँकि ये जो छोटे देश होते हैं इनको अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देशों के द्वारा आर्थिक सहायता देने की कह सकते हैं वायदा दिया जाता है और ये अपने इंटरेस्ट के लिए भी छोटे देश इन देशों के साथ, अमेरिका और सोवियत संघ के साथ शामिल होते हैं। तो महाशक्तियों के नेतृत्व में, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया स्पष्ट रूप से 2 गुटों में बट जाती है, यानी कि 2 पोलर में दुनिया डिवाइड हो जाती है। कैसे? तो वो गठबंधन की व्यवस्था से। तो गठबंधन यानी कि यहाँ पर अलाइंसेस होती है, गठबंधन बनाते हैं और ये इसकी शुरुआत यूरोप से होती है और यूरोप में पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में ये गठबंधन देखने को मिलती है, यानी कि जो यूरोपीय महाद्वीप है वो 2 भागों में बट जाती है, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में। तो पश्चिमी यूरोप के जो देश होते हैं वो यूएसए के साथ चले जाते हैं, यूएसए के साथ शामिल होते हैं, जबकि पूर्वी यूरोप के देश होते हैं वो यूएसएसआर के साथ शामिल हो जाते हैं। ठीक है,
अब उसके बाद स्पष्ट रूप से संगठन का निर्माण किया जाने लगा, जैसे कि नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका निर्माण 1949 में हुआ था अप्रैल में, और इसमें 12 देश शामिल थे। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि 12 देशों में से किसी एक देश पर यदि हमला होता है तो सभी 12 देशों पर हमला माना जाएगा, और ये सभी 12 देश मिल करके उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये सोवियत संघ के खिलाफ ही बनाया गया था। उसके बाद इसी के जवाब में वार्सा पैक्ट का निर्माण सोवियत संघ द्वारा किया जाता है 1955 में, और इसमें 8 देश शामिल होते हैं सोवियत संघ को लगाकर। नाटो में जो शामिल देश है जैसे कि अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब देश शामिल थे। जबकि वार्सा पैक्ट में जो शामिल देश है वो पूर्वी जर्मनी और सोवियत संघ खुद, और बुल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, ये सब देश इसमें शामिल थे। उसके बाद एक और है यहाँ पर सेंटो का निर्माण, सीटो का निर्माण। तो सेंटो मीन्स सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। ये शुरुआत में 1955 में बगदाद समझौते से होता है, यानी कि तुर्की और इराक के बीच में होता है, और ये मुख्यतः अमेरिका के नेतृत्व में ही होता है सोवियत संघ के खिलाफ, क्योंकि सोवियत संघ की जो विचारधाराएं थी साम्यवादी और समाजवाद, उसको रोकने के लिए इन देशों में ये ट्रीटी की जाती है अमेरिका के साथ, ताकि इन देशों में यानी कि तुर्की और ये जो देश है ईरान वगैरह, इनमें साम्यवादी विचारधारा स्थापित ना हो सके। इसी प्रकार सीटों का निर्माण होता है अमेरिका के द्वारा, जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। जो आज आसियान देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इन देशों में साम्यवादी विचारधारा स्थापित न हो, इसके लिए भी सीटो नाम का संगठन बनाया जाता है। फिर इसी प्रकार से बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई जाती है, जो कि 150 किलोमीटर से भी लंबी होती है, और ये बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, और 1961 में ये बर्लिन की जो दीवार बनाई जाती है 150 किलोमीटर से अधिक लंबी होती है। तो ये बर्लिन जर्मनी को 2 भागों में बांट देती है, क्योंकि बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी थी, और बर्लिन 2 भागों में बट जाती है, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन में। तो पश्चिमी बर्लिन का नेतृत्व अमेरिका करता है, और पूर्वी बर्लिन का नेतृत्व सोवियत संघ करता है, और ये 28 वर्षों तक खड़ी रहती है ये दीवार, और एक प्रकार से पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं के बीच विभाजन का ये बर्लिन की दीवार प्रतीक मानी जाती है, यानी कि ये डिवाइड कर देती है पूरी तरह से साम्यवादी खेमे को और पूंजीवादी खेमे को, बर्लिन की दीवार। और ये 1989 तक खड़ी रहती है बर्लिन की दीवार, और 1989 में ये गिरा दी जाती है नवंबर के महीने में पूर्वी बर्लिन की जनता द्वारा। ठीक है, तो ये सभी के सभी वो कारण थे जिससे कि 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ होता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में 2 ध्रुवीयता का अंत, यानी कि सोवियत संघ का अंत। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था। अब नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं पार्ट 2। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।